वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोई भी पॉइंट है उसमें मिलने वाला सारा करंट, मान लो यहाँ I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, तो जो भी जितना भी करंट हो जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इसका एल्जेब्रिक सम जो होगा जीरो होगा। कौन से लॉ में बोला जाता है? तो इसमें ऑप्शन में ओम्स लॉ, केवीएल, फेराडे लॉ या केसीएल है। इस लॉ में बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए अपन जो भी ऑप्शन में लॉ दिया है पहले सारे लॉ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओम्स लॉ। मान लो कि कंडक्टर है, मेटलिक कंडक्टर, टर्मिनल पर अपन यदि वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होगी आई। जो फ्लो होने वाली करंट है प्रोपोर्शनल होगी V के। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे आर आई इक्वल टू आर आई। आर एक कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टेंस है, तो ये है ओम आर इक्वल टू रेजिस्टेंस। सेकंड ऑप्शन है केवीएल, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल क्या होता है? यदि किसी भी क्लोज्ड लूप सर्किट में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके अक्रॉस जितना भी वोल्टेज होता है उसका सम जीरो होता है। R2 है, ये I है, तो यहाँ केवीएल की इक्वेशन यदि अपन लगाए तो माइनस V प्लस IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू जीरो। तो जितने भी कंपोनेंट है उनके अक्रॉस वोल्टेज जितना भी होगा उनका सम इक्वल टू जीरो होता है क्लोज्ड लूप में। थर्ड ऑप्शन में क्या था? फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में क्या होता है कि मान लो कि कंडक्टर रखा हुआ है, उसके पास ये मैग्नेट रखी हुई है N, ये S। जब भी किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस ये रखी हुई है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी इसको चेंज किया जाएगा, मैग्नेट को यदि नजदीक ले जाएंगे या दूर ले जाएंगे तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ क्या है? जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसको बताता है सेकेंड लॉ। तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है जो फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ डी टी पे, कितनी तेजी से अपन चेंज कर रहे हैं फ्लक्स को, ये इसका मैग्नीट्यूड इस पर डिपेंड करता है। और इसको अपन आगे लिख सकते हैं एन डी फाइव बाई डी टी। एन ये होता है, मान लो यहाँ कोई कॉइल है, उसमें नंबर ऑफ टर्न को एन बोलते हैं और माइनस लेंस लॉ के कारण होता है। और फोर्थ ऑप्शन है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? किसी भी जंक्शन पे या पॉइंट पे आने वाली जितनी भी करंट होती है उसका सम जो होता है वो जीरो होता है। जितनी भी करंट उससे कनेक्टेड उसका सम जीरो होता है। ठीक है, जैसे ये I1, I2, I3, I4। इससे आने वाली करंट को यदि पॉजिटिव ले लें तो होता है I1 प्लस I2, माइनस साइन इसलिए कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी देखा अपन ने सारे लॉ, तो आंसर होगा किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी के एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, इसको समझने के लिए अपन समझते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय ए। यहाँ पे रो होता है रेजिस्टिविटी, यूनिट थी ओम मीटर,
एल होता है लेंथ, जिस भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उसकी जितनी लेंथ है वो है। एरिया है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, होती है मीटर। ठीक है, तो अपन इससे रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देंगे आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना है तो आर की होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। इससे कैंसिल हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर। ठीक है, ये ऐसे निकलती है। और कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, कंडक्टिविटी की यूनिट निकल जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी 1/ओम मीटर, या इसको अपन लिख सकते हैं 1/ओम को लिख सकते हैं मोह, मोह पर मीटर, या फिर और एक लिख सकते हैं इसको इमेज पर मीटर। एक्चुअल में कंडक्टिविटी क्या होती है, कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इसका वह गुण मतलब इसकी वो प्रॉपर्टी जिसमें चार्ज को कितनी आसानी से फ्लो होने देता है। यदि कोई कंडक्टर चार्ज को बहुत आसानी से फ्लो होने देता है, ठीक है, जितनी आसानी से फ्लो होने देता है उसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होती है। और जो कंडक्टर आसानी से फ्लो नहीं होता उसकी कंडक्टिविटी लो होती है। और जो कंडक्टर से एक और कंडक्टर ले लेते हैं, मान लो एक कंडक्टर करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने दे रहा, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने दे रहा है। मान लो ये कंडक्टर जो है फर्स्ट वाला, ये करंट को तो आसानी से फ्लो होने दे रहा है तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन रेजिस्टिविटी कम होगी क्योंकि ये करंट को रोक नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, द एसआई यूनिट एंड कंडक्टिविटी इज मोह पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ एसआई यूनिट्स देख लेते हैं, बेस यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले टाइम, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। लेंथ हो गई, जैसे कि अभी देखा अपने, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मास हो गया, मास मतलब वेट हो गया, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, इसको केजी से डिनोट करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। और क्या होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट केल्विन होती है। उसके बाद क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है यूनिट। ठीक है, ये कुछ बेसिक यूनिट है जो आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल करंट सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस इज। चलो ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं मैं वो दिखाता हूँ पहले आपको। ये कोई करंट सोर्स है, ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा के इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है इसमें। ठीक है, और ये कोई करंट सोर्स है। तो आइडियल करंट सोर्स वो करंट सोर्स होता है कि इसमें कुछ भी लोड लगाओ। ठीक है, यहाँ कुछ भी अपन लोड लगाया, लेकिन इसमें से जो फ्लो होने वाली करंट है ना वो हमेशा कांस्टेंट होगी, उसका लोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो भी आइडियल करंट सोर्स होता है, जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। यहीं पर यदि प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता। ठीक है, ये तो कौन सा ऑप्शन, चार ऑप्शन पढ़ो। इन्फिनिटी इन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हाँ पहला ऑप्शन सही है, इन्फिनिटी है एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगा अपने को डायग्राम बना हुआ है आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। ठीक है, तो ये आइडियल करंट सोर्स हो गया आई एस। ठीक है, ये आइडियल करंट सोर्स में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू आई एस है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और ये आउटपुट होगा। ठीक है, और जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है अपन आगे पढ़ेंगे अभी, इससे कुछ डायग्राम है जैसे करंट वोल्टेज ग्राफ वगैरह आप देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर हैज द लोएस्ट रेजिस्टिविटी। ठीक है,
रजिस्टिविटी अभी पढ़ा मैंने, रजिस्टिविटी इसकी लोएस्ट होंगी जितने भी ऑप्शन दिए इसमें, ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें, सबसे कम रजिस्टिव। चलो पहले कंडक्टिविटी देख लेते हैं। तो कंडक्टिविटी सबसे अच्छी किसकी होती है? सिल्वर की होती है। उसके बाद किसकी होती है? सिल्वर के बाद किसकी होती है? कॉपर की होती है। कॉपर के बाद किसकी होती है? गोल्ड की होती है। उसमें दिए गए ऑप्शन में सबसे कम किसकी है? एल्यूमिनियम की है, ठीक है। ये किसकी टर्म में लिखते हैं अपन ने? कंडक्टिविटी। और रेजिस्टिविटी जस्ट अपोजिट होता है कि जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, और जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इसको रेजिस्टिविटी के टर्म में यदि लिखेंगे तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। उसके बाद किसकी होगी? गोल्ड की। उसके बाद किसकी होगी? कॉपर की। सबसे लास्ट में सिल्वर की। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज द लोएस्ट रेजिस्टिविटी? जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, तो इसका आंसर होगा सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी यूज्ड बाय 1.5 किलोवाट हीटर इन 5 मिनट, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है? पावर। यहाँ पावर दिया है तो पावर, ठीक है, पावर तो अपन वी आई करके लिख देते हैं, और जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? पावर इंटू टाइम, ठीक है। टाइम या सेकेंड में होता है। तो जो भी एनर्जी दी है तो एनर्जी की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? एनर्जी तो निकालना है। पावर की वैल्यू क्या है? 1.5 किलोवाट, किलोवाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1500। 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम क्या होगा? 5 मिनट। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? एनर्जी निकाल लेंगे, एनर्जी हो जाएगा 1500 इंटू 300, इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू 75 1 2 3 सॉरी 4530। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट होगी जूल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ राइज इन द टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो नॉट लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ रहा हमेशा। इफेक्ट ऑफ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द प्योर मेटल। अच्छा, मेटल के रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। जो मेटल होते हैं इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, मतलब जब भी इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे वो देख लेते हैं, एलॉय। एलॉय की टर्म में भी सेम कंडीशन है, ठीक है। और तीसरा क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और सेमीकंडक्टर का जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स, ठीक है। मेटल का रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो, क्या स्टेटमेंट दिए? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट निकाल लेते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आ रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? वोल्ट पर एम्पियर, ये तो सही है, ठीक है। दूसरा क्या? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम्ब पर वोल्ट, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? ऐसी कैपेसिटर होता है, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V, मतलब यूनिट क्या हो जाएंगी? पर वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड क्या? यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है। तो इंडक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन? इसका होता है E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ एल को इधर रखेंगे अपॉन डी आई बाई डी टी। जब इसकी यूनिट निकालेंगे तो ई क्या हो जाएगा? वोल्ट। डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? एम्पियर। इसकी हो जाएगी सेकेंड।
ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो ये भी सही है। तो क्या पूछा, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सारे स्टेटमेंट सही है तो इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कंडक्टर का, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यहाँ पे एल हो गई लेंथ, रो हो गई रेजिस्टिविटी, ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या क्या आया ऑप्शन में, लेंथ एरिया वेलोसिटी। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी और प्रेशर का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। ठीक है, अभी आइडियल करंट सोर्स देखा था, अभी वोल्टेज सोर्स देखते हैं तो कैसे बनाते हैं। यहाँ भी लिख दिया होगा वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता था, इसको जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है पहले उसको देखते थे। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, जो वोल्टेज सोर्स होगा उसके सीरीज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे कोई बैटरी हुई तो बैटरी के इंटरनल लीड रेजिस्टेंस या उसके एनोड कैथोड का रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को अपन जीरो कंसीडर करते हैं। जीरो मतलब ये शॉर्ट सर्किट होगा। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, वी आउट। इसका आउटपुट होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ऑप्शन में क्या है, लार्ज स्मॉल जीरो, क्या होगा, जीरो होगा करेक्ट। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिनोटेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायरेक्ट करंट सोर्स। ठीक है, डायरेक्ट करंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो पहले करंट सोर्स ही बना लेते हैं। ये कौन सा करंट सोर्स होता है, ये होता है एसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होंगी, जीरो नहीं होता है। ठीक है, जब डीसी बनाते हैं, डीसी कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी या जीरो होगी। कांस्टेंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ये। इंडिया में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, ऐसे ही 50। यूएसए में क्या होती है, 60। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, तो ये वेवफॉर्म को रिपीट होने में, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ के बाद ये रिपीट हो रही ना, ये जो टाइम होता है टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये इंडियन फ्रीक्वेंसी है 50, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू वन अपॉन 50, टी इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। ठीक है,